सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करवाने वाला हूं। और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो इसको पीजीबीपी भी बोलते हैं और इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज होता है। तो दोस्तों आप लोगों के क्लासेस का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आप इसका रेगुलर क्लास चाहते हो दोस्तों, बहुत रीजनेबल प्राइस पर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगा। और ये वाले हैंड राइटिंग नोट्स, क्योंकि हमारे हैंड राइटिंग नोट्स का बहुत सारा डिमांड है, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहां पर दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हो। राइट। अच्छा दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ट्विटर हैंडल भी मिलेगा, मेरा इंस्टा का लिंक भी मिलेगा, आप मेरे साथ वहां पर जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों पूरा रिवीजन सीरीज मैंने एक एक चैप्टर का डालना स्टार्ट कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन। दिल थाम कर बैठिएगा। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 145 आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि भाई ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो दोस्तों मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145 में आता है। और बुक्स रखने के दो तरीके हैं, यू नो वेरी वेल। एक को बोलते हैं कैश बेसिस और दूसरे को बोलते हैं मर्केंटाइल बेसिस। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स कहता है आप दोनों में से कोई भी मेथड काम में ले सकते हो बिजनेस प्रोफेशन की टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो भी मेथड आप काम लोगे ना भाई, वो आपका फाइनल होना चाहिए, वो बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। राइट। सेक्शन 28 दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। दोस्तों ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, चार्जिंग सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट बेसिस इनकम विल बिकम टैक्सेबल। तो पहला पॉइंट है भाई, अगर आप किसी बिजनेस प्रोफेशन को कैरी ऑन करोगे, उससे प्रॉफिट कमाओगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनकम इज लाइबल फॉर टैक्स। कॉम्पनसेशन अगर आपको बिजनेस के अंदर मिलेगा, चाहे फिर वो मैनेजमेंट की टर्म्स कंडीशन को टर्मिनेट करने की बात हो या मॉडिफाई करने की बात हो, या गवर्नमेंट बिजनेस में कोई कंट्रोल स्टैब्लिश कर ले, तो जो भी कॉम्पनसेशन मिलता है दैट इज पीजीबीपी इनकम। ट्रेड हो, प्रोफेशनल हो, सिमिलर एसोसिएशन हो, ये अपने मेंबर्स से अगर पैसा लेते हैं और पैसा कमाते हैं दोस्तों, तो ये एसोसिएशन की इनकम भी बिजनेस इनकम मानी जाती है। अगर आप दोस्तों एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, और एक्सपोर्ट बिजनेस करने से होता क्या है कि आपको फ्री में इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है, और आप उस इंपोर्ट लाइसेंस को सेल करके अगर प्रॉफिट कमाओगे, तो भाई साहब वो प्रॉफिट भी यहां पर टैक्सेबल होगा। कोई भी कैश असिस्टेंस मिलेगी, कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, कोई भी दोस्तों अदर बेनिफिट अगर आप लोगों को मिलते हैं इन एक्सपोर्ट बिजनेस, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो इनकम यहां पर टैक्सेबल होने वाली है। बिजनेस प्रोफेशन में अगर आप कोई भी बेनिफिट या परक्यूसिट अर्न करोगे, तो वो भी टैक्सेबल है। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर फर्म के पार्टनर को मिलेगा, तो वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, उसको सैलरी में मत ले लेना। जितना फर्म को डिडक्शन मिलता है दोस्तों, उतना पार्टनर का इनकम माना जाता है। इसके अलावा बिजनेस में किसी एक्टिविटी को शेयरिंग ना करने का पैसा, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिशन फीस। बिजनेस में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये जो पैसा मिलता है भाई, ये सारा का सारा आपका बिजनेस इनकम माना जाता है। कीमैन पॉलिसी दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस, अगर एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस करवाया है, अच्छा उस इंश्योरेंस का नाम होता है कीमैन इंश्योरेंस, है ना। उसमें एम्प्लॉयर को पैसा मिलता है अगर किसी की एम्प्लॉइज के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बताओ भाई, अगर एम्प्लॉयर को पैसा मिलेगा तो वो बिजनेस इनकम है। दोस्तों ये पॉइंट सैलरी चैप्टर में भी आता है, वहां पर अगर पैसा कमाओगे तो सैलरी इनकम है। और यही सेम पॉइंट अदर सोर्स में भी आता है, जब वहां पैसा कमाओगे तो अदर सोर्स की इनकम माना जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में स्टॉक या इन्वेंट्री को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देते हो, तो कन्वर्जन के टाइम जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है, उसे सेल प्राइस मानकर बिजनेस इनकम निकाली जाती है। 35 AD एक सेक्शन है स्पेसिफाइड बिजनेस का, पढ़ाऊंगा मैं आपको,
उसमें असेट बेचकर प्रॉफिट कमाओगे तो वो भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। दोस्तों बिजनेस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर कर आते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव में तो चलो 4 आंसर होता है, सही पर टिक लगाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। और दो तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मेनली एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक होता है भाई साहब इनडायरेक्ट मेथड। तो ये दो मेथड हैं जिनके क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है भाई, कैश अकाउंट गिवन होता है, कैश में इधर आपका पैसा कहां से आया और दूसरा साइड पैसा कहां गया, मतलब यू कैन से इनफ्लो और आउटफ्लो। अच्छा दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि जो इनफ्लो है उसमें से बिजनेस इनकम कौन कौन सा है, वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, और जो पेमेंट आप लोगों के बिजनेस के हैं भाई वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो इससे आपका फाइनल बिजनेस इनकम या लॉस निकल कर आ जाएगा, राइट। दूसरी ओर अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है दोस्तों, जिसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोलते हैं, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस आपको पहले से गिवन होता है, पहले से दिया हुआ होता है। आपको क्या करना पड़ता है, उस प्रॉफिट और लॉस को बेस बनाना पड़ता है। जो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट है लेकिन वो आपका बिजनेस का खर्चा नहीं था फिर भी डेबिट किया हुआ होता है, उसे वापस ऐड बैक करना पड़ता है। और कुछ एक्सपेंडिचर बिजनेस का है लेकिन वो पीएनएल के डेबिट में नजर नहीं आ रहा है, वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख रहा है, तो उसे भाई साहब माइनस करना पड़ता है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में कोई इनकम है लेकिन दैट इज नॉट योर पीजीबीपी इनकम, उसको लेस करना पड़ता है। और कोई इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आना चाहिए नहीं है तो भाई साहब उसको ऐड करना पड़ता है। इससे आपका प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन का टैक्सेबल इनकम निकल कर आ जाता है। दोस्तों बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 30 पर लेकर चलता हूं आप लोगों को। सेक्शन 28 तो चलो चार्जिंग सेक्शन हो गया, अब मैं आपको सेक्शन 30 पर लेकर चलता हूं। दोस्तों सेक्शन 30 आप लोगों को यहां पर क्या बोलता है, सेक्शन 30 आपको ये कहता है भाई बिजनेस के अंदर अगर आप कोई भी रेंट पे करोगे, कोई भी टैक्स पे करोगे, कोई भी रिपेयर एक्सपेंडिचर करोगे जो कि कैपिटल नेचर का नहीं है, और वो भाई साहब आप बिल्डिंग के लिए करोगे, बिजनेस प्रोफेशन के लिए बिल्डिंग, तो सारे खर्चे अलाउड माने जाएंगे। और अगर आपका कोई टेनेंट है भाई और उस टेनेंट ने भी रिपेयर का खर्चा किया है अपने बिजनेस के लिए, प्रोवाइडेड कि वो कैपिटल नेचर का नहीं है, तो रिपेयर का एक्सपेंडिचर अगर टेनेंट करेगा तो दैट शुड ऑल्सो बी अलाउड माय डियर फ्रेंड। सेक्शन 31 क्या बोलता है, करंट रिपेयर एंड इंश्योरेंस, करंट रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोस्तों बिजनेस प्रोफेशन के लिए कोई भी मशीन, प्लांट या फर्नीचर अगर आप काम लेते हो तो उसके लिए जो रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्चा होगा दैट इज अलाउड। इससे पहले बिल्डिंग की बात हो रही थी और अब आपसे बात हो रही है मशीन, प्लांट और फर्नीचर की। सेक्शन 32 माय डियर फ्रेंड डेप्रीशिएशन की बात करता है। देखो डेप्रीशिएशन का खर्चा लेना या उसको डिडक्ट करना ऑलवेज मैंडेटरी होता है। अगर आप उसको लेस नहीं भी करोगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपने डेप्रीशिएशन लिया था। अच्छा असेट बिजनेस प्रोफेशन में काम आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों कोई असेट 180 डेज से कम काम आई है आपके बिजनेस में, अगर कोई असेट जिसका यूज 180 डेज से कम हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन, दोस्तों याद रखना ये 180 डेज का रूल केवल परचेज ईयर में लगेगा, तो डेप्रीशिएशन का रेट यहां पर 50% हो जाएगा, आधा हो जाएगा। असेट शुड बी ओन्ड बाय द असेसी होली और पार्टली। डेप्रीशिएशन अलाउड ऑन WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट एट प्रेस्क्राइब्ड रेट्स, बट इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स डेप्रीशिएशन विल बी अलाउड ऑन SLM मेथड ऑल्सो। तो डेप्रीशिएशन आपको ब्लॉक बेसिस पर मिलता है, वो भी प्रेस्क्राइब्ड रेट पर, लेकिन अगर पावर जनरेटिंग यूनिट्स की हम बात करते हैं दोस्तों तो डेप्रीशिएशन विल बी अलाउड ऑन SLM मेथड।
पावर यूनिट अगर चाहे तो एसएलएम भी लगा सकती है और डब्ल्यूडीवी भी, बाकी सब लोगों को डब्ल्यूडीवी लगाना है। ब्लॉक क्या होता है ये आप जानते हो, 4 तरह के ब्लॉक होते हैं, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, और चौथा ब्लॉक होता है टेंजिबल असेट्स का, राइट। तो ये तो 3 तो हो गए टेंजिबल के, और इंटेंजिबल का एक अलग से ब्लॉक होता है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब होता है दोस्तों जहां पर सेम नेचर की एसेट हो और जिसका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी सेम हो। याद रखना दोस्तों, लैंड और गुडविल पर मत लेना डेप्रीशिएशन। ब्लॉक कैसे बनेगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिखोगे ब्लॉक की, उस ब्लॉक के अंदर अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई नया असेट परचेज किया है तो उसको ऐड कर देना है। अगर वो यूज लेस देन 180 डेज है, अगर उसका पुट टू यूज 180 दिन से कम है तो भाई उसका अमाउंट अलग लिख लेना, और अगर परचेज करने के बाद यूज 180 डेज के बराबर या ज्यादा है तो अमाउंट अलग लिख लेना। उसके पीछे रीजन है, जब आप डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करोगे तो जहां पर यूज 180 डेज से कम है दोस्तों वहां पर रेट हाफ हो जाएगी, और जहां 180 डेज या उससे ज्यादा यूज है वहां फुल रेट लग जाएगी, ठीक है। टोटल करने के बाद जो सेल प्राइस है असेट्स ब्लॉक में से अगर आपने सेल करी है तो सेल प्राइस आपको माइनस करना है। सेल हो, डिस्कार्डेड हो, डिमोलिश हो, डिस्ट्रॉयड हो, जो भी पैसा मिलेगा भाई वो माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आप क्या ले सकते हो, डेप्रीशिएशन। दोस्तों डेप्रीशिएशन 2 ही सिचुएशन में मिलता है, एक तो ब्लॉक में असेट होनी चाहिए और दूसरा है भाई ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी होना चाहिए। अगर दोनों बात पूरी हो रही है तो यू कैन क्लेम डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का रेट प्रेस्क्राइब्ड होता है लॉ में, उसी से आप डेप्रीशिएशन ले सकते हो। डेप्रीशिएशन को हटाने के बाद जो बचता है ना उसको हम बोलते हैं ब्लॉक का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। एडिशनल डेप्रीशिएशन क्या है, एडिशनल हमेशा नॉर्मल के अलावा मिलता है दोस्तों, और वो एक्चुअल कॉस्ट पर मिलता है, 20% फिक्स है, और वो मिलता है केवल प्लांट एंड मशीनरी पर। अच्छा दोस्तों, प्लांट एंड मशीन आपका नया होना चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन 31 मार्च 2005 के बाद हुआ हो, खरीदा भी बाद में हो, इंस्टॉलेशन भी बाद में हुआ हो। अगर आप पावर यूनिट खोलकर बैठे हो तो भी आप एडिशनल ले सकते हो। हाँ, यहां पर भी वो रूल लगेगा, अगर 180 दिन से कम है तो रेट हाफ हो जाएगी। जहां आप एडिशनल 20 ले रहे थे भाई साहब, अब वो 10% मिलेगा। सर फिर बाकी 10% बाद में मिलता है क्या? यस मिलता है, नेक्स्ट ईयर में मिलता है। जो बाकी का 10% है दोस्तों वो आपको फिर नेक्स्ट ईयर में मिलता है, राइट। एडिशनल डेप्रीशिएशन कौन कौन सी प्लांट एंड मशीन पर नहीं मिलेगा? शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिस अप्लायंस, मशीन यूज बाई अदर पर्सन, मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस, प्रीमाइस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस। Machine in respect of whole of the actual cost is allowed fully as deduction by depreciation or otherwise in any one previous year। तो शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया, ऑफिस अप्लायंस हो गया, भाई इनके ऊपर एडिशनल डेप नहीं मिलता। मशीन यूज करोगे नहीं मिलता, मशीन अगर ऑफिस में लगाओगे तो नहीं मिलता। मशीन का अगर एक्चुअल में आप डेप्रीशिएशन ले चुके हो फुल कॉस्ट का तो उस पर एडिशनल नहीं मिलता। ये रेट दे रखी है भाई प्रेस्क्राइब्ड रेट, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी और कोई इलाज नहीं है। ये मैं नोट्स के अंदर आपको रेट दे रखा हूं कि कौन से एसेट पर कौन सा रेट लगता है। दोस्तों पावर यूनिट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आती है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल डेप्रीशिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। जब जब कोई पावर यूनिट एसएलएम मेथड लगाती है तो दोस्तों वहां पर टर्मिनल डेप और बैलेंसिंग चार्ज आता है, डब्ल्यूडीवी में नहीं आता, एसएलएम में आता है। दोस्तों अगर आपने ब्लॉक, यहां पर ब्लॉक बनता ही नहीं है एसएलएम में, यहां पर इंडिविजुअल असेट होती है। अगर आप असेट को जितना उसका डब्ल्यूडीवी है, जितना उसका बैलेंस अमाउंट है, उससे कम में बेच देते हो भाई, कम प्राइस पर सेल करते हो, तो उसको हम टर्मिनल डेप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, 10 लाख का मशीन था और आप एसएलएम लगा रहे थे बिकॉज यू आर पावर यूनिट, तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। आपने यहाँ पर बेसिकली 2 साल तक डिप्रीशिएशन लिया, मतलब 2 लाख, सो योर बैलेंस अमाउंट इज 8 लाख रुपीज। अब अगर आप 5 लाख में बेचोगे मशीन को तो 3 लाख रुपया का सीधा सीधा लॉस है। और दोस्तों ये जो लॉस है ना, दैट इज नॉट कैपिटल लॉस,
दैट इज कॉल्ड टर्मिनल डेप्रीशिएशन। और दोस्तों ये जो टर्मिनल डेप्रीशिएशन होता है इसको बिजनेस लॉस माना जाता है। और ये कौन से ईयर में अलाउ होता है भाई? जिस ईयर में आप मशीन को सेल कर रहे हो, जिस ईयर में आप मशीन को बेच रहे हो। अच्छा दोस्तों, अगर आप ज्यादा में बेच दोगे, सपोज करो आपने उसको 9 लाख में बेच दिया, आपने माय डियर फ्रेंड 8 की जगह 9 लाख में बेच दिया, तो यहां पर दोस्तों 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग चार्ज। अच्छा दोस्तों, बैलेंसिंग चार्ज इज बिजनेस इनकम एंड इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल, राइट। चलो फिर मैं बात करता हूं सम अदर पॉइंट्स जो एडिशनल डेप पर आपको याद रखने, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 32AD। ठीक है, 32AD। ये जो 32AD वाला पॉइंट है भाई, ये वैसे अब आप लोगों के काम का नहीं है क्योंकि ये मिलना अब हो गया है बंद। तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़कर जाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि अब ये वैसे भी बेसिकली नहीं आने वाला, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43(1), जब जब आप असेट पर डेप्रीशिएशन निकालते हो भाई, तो सबसे पहले आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ता है। एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43(1) में गिवन होता है। सर ये एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है भाई साहब, कॉस्ट ऑफ असेट टू द असेसी रिड्यूस बाय दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट इफ एनी हैज बीन मेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन। तो दोस्तों एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ असेट टू द असेसी। ठीक है भाई, जितने की आपने खरीदी वो रिड्यूस बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इफ एनी हैज बीन मेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन। तो अगर किसी से भाई वो कॉस्ट रिकवर हुई है तो माइनस कर दो। वेयर एन असेसी इनकर एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट। ध्यान से सुन लो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कोई असेट खरीदा था, है ना दोस्तों, अगर आपने कोई असेट खरीदा था और वो जो असेट है ना माय डियर फ्रेंड, वो जो असेट है, वो असेट आपने कैश में खरीद लिया भाई साहब, 10,000 रुपया से ज्यादा पेमेंट किया और कैश में खरीद लिया, विदाउट अकाउंट पे ही चेक, विदाउट बैंक ड्राफ्ट। तो मैं आपको बता दूं भाई, वो जो एक्सपेंडिचर आप यहां पर करोगे ना, उसको हम एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। इन अ डे टू अ पर्सन, इन अ डे टू अ पर्सन, अगर 10,000 से ज्यादा कैश में परचेजिंग होता है किसी कैपिटल असेट का, तो वो खर्चा कर तो दो, लेकिन दोस्तों वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, राइट। अच्छा दोस्तों, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च असेट खरीदे हो और आपने वो साइंटिफिक रिसर्च असेट बेच दिया है आफ्टर बिजनेस यूज, तो माय डियर फ्रेंड उसका एक्चुअल कॉस्ट निल माना जाएगा। क्योंकि एक बार खरीदने के बाद बेच दोगे भाई, तो एक्चुअल कॉस्ट तो निल ही होगा ना उसका, क्योंकि उसका तो एक साथ डिडक्शन मिल जाता है आपको। तो जब आपको एक साथ डिडक्शन मिल जाता है तो बात तो वहीं पर खत्म हो गई, है ना। इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट एंड यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन, then you will take actual cost is equal to fair market value as on the date of conversion। तो कोई भी असेट अगर आपके बिजनेस के लिए थी एंड आफ्टर इट सीज टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और अब वो भाई काम आ चुकी है ना, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट यहां पर निल माना जाएगा, बिल्कुल निल माना जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर कोई इन्वेंट्री कन्वर्ट हो गया है कैपिटल असेट में एंड यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, तो जैसे ही इन्वेंट्री आपके बिजनेस प्रोफेशन में काम आती है, तो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो भी उसका फेयर मार्केट वैल्यू होता है भाई, उसे ही हम यहां पर एक्चुअल कॉस्ट मानकर चलते हैं। सर ये री एक्विजिशन ऑफ असेट क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, री एक्विजिशन ऑफ असेट का क्या मतलब है। री एक्विजिशन ऑफ असेट, दोस्तों कोई भी असेट आपने बेच दिया और आप फिर वही असेट दोबारा परचेज कर रहे हो। तो कोई भी असेट बेचने के बाद जब आप उसको दोबारा परचेज करते हो, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा झोल हो सकता है। पहले आपने कम में बेचा और अब ज्यादा प्राइस पर परचेज कर रहे ताकि आपको ज्यादा डेप मिले। तो सरकार बोलती है, अरे भाई ये तो वही असेट जब तो तुम्हारा पहले के बिजनेस में था, तुम ये असेट बेचकर दोबारा परचेज कर रहे। अच्छा चलो,
अब हम इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, तो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से भाई साहब, हम यहां पर एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट हम क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट व्हेन ही फर्स्ट एक्वायर्ड द असेट माइनस डेप अलावेबल टू असेसी एज इफ असेट वाज द ओनली असेट इन रेलिवेंट ब्लॉक। ठीक है, तो जब आप उसको बेचे थे तो भाई उस समय उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या था वो पकड़ लो, और एक्चुअल प्राइस फॉर विच असेट इज रीएक्वायर्ड, और आप उस असेट को कितने में रीएक्वायर्ड किए भाई वो पकड़ लो। इन दोनों में से जो लोअर होगा ना, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसे हम यहां पर एक्चुअल कॉस्ट बोलकर चलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलो, बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, कोई प्रॉपर्टी है दोस्तों, कोई बिल्डिंग है जो प्रीवियसली असेसी का प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा, तो लॉ कहता है भाई कोई बिल्डिंग अगर प्रीवियसली असेसी है प्रॉपर्टी और आज आप उसको बिजनेस में काम ले रहे, तो लॉ कहता है भाई जितने टाइम तक आप बिजनेस में काम नहीं लिए थे ना, उतने टाइम का आप एक बार डेप्रीशिएशन नॉशनली माइनस कर दो, और आज बिजनेस में उसका वैल्यू क्या है उस पर डेप्रीशिएशन लो, राइट। अच्छा दोस्तों एक बात आपको बता दूं, टी बिजनेस, कॉफी बिजनेस और रबड़ बिजनेस, इसके कुछ रेशोज होते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। डेप्रीशिएशन अगर पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाता है ना, तो हम उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। अच्छा, सबसे पहले आपको करंट ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ता है, और डेप्रीशिएशन एक ऐसी चीज है भाई, वो है तो बिजनेस वाले चैप्टर की, लेकिन आप उसको दूसरे हेड का जो इनकम होता है ना उससे भी सेट ऑफ कर सकते हो, सिवाय एक्सेप्ट सैलरी को छोड़कर। अच्छा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन कितने भी टाइम के लिए भाई साहब कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इट मे बी इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, कितने भी साल के लिए। सेट ऑफ विल बी अलाउड इवन इफ सेम बिजनेस विच इट रिलेट्स नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, तो अगर आपका बिजनेस सेम नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन को कितने भी साल के लिए और किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, इसमें कोई टेंशन वाली चिंता वाली बात नहीं है ना। करंट ईयर डेप्रीशिएशन मस्ट बी डिडक्टेड फर्स्ट बिफोर अनएब्जॉर्ब्ड करंट कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ अर्लियर ईयर, तो करंट ईयर का जो डेप्रीशिएशन होता है भाई उसको सबसे पहले आपको डिडक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट बिफोर अनएब्जॉर्ब्ड कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ अर्लियर ईयर, है ना। तो अगर मान लो पुराना लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बिजनेस का, या पुराना डेप्रीशिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो पहले दोस्तों पुराने का नंबर आएगा या करंट वाले का, द आंसर इज करंट वाले का, फिर पुराने का नंबर आता है। अच्छा, उसके बाद बिजनेस लॉस पुराना वाला, और सबसे लास्ट में होता है भाई पुराने सालों का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन, क्योंकि वो तो किसी भी हेड से हो जाएगा ना, वो तो अजर अमर है ना। चलो सेक्शन 35 पर आ जाओ भाई, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। दोस्तों साइंटिफिक जो रिसर्च होता है उस पर जो खर्चे किए जाते हैं उनका डिडक्शन कब और कैसे मिलता है। अगर कंपनी खर्चा करेगी, कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जितना खर्चा करती है भाई कंपनी उसका 100% डिडक्शन कंपनी को मिल जाता है, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर, है ना, लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर, ये ध्यान रखना आप। इनकर्ड बाई द असेसी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस इन हाउस, तो भाई अगर इन हाउस बिजनेस में खर्चा करोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह के खर्चे होते हैं। अगर खर्चा कमेंसमेंट से पहले का है तो वो अलाउड होगा, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं, नॉट मोर देन 3 years, ठीक है भाई। और रेवेन्यू में दो ही खर्चे अलाउड होते हैं, एक तो होता है रिसर्च स्टाफ का सैलरी, एक होता है भाई रिसर्च मटेरियल, अगर वो पहले का है तो, और अगर कमेंसमेंट होने के बाद का एक्सपेंडिचर है तो 100% एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड। अच्छा, अगर मैं कैपिटल खर्चे की बात करता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, एक्सेप्ट लैंड माय डियर फ्रेंड, और अगर वो बिफोर कमेंसमेंट है तो वो आपको अलाउड हो जाएगा, नॉट मोर देन 3 years फ्रॉम कमेंसमेंट।
3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। एक्सेप्ट लैंड, लैंड का नहीं होता भाई साहब। और कमेंसमेंट के बाद अगर खर्चा करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। आपको सारा खर्चा दोस्तों यहां पर अलाउड हो जाता है, ठीक है। तो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो भाई, अगर पहले खर्चा किए हो कमेंसमेंट से तो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर पूरा माइनस नहीं होएगा ना, तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होता है दोस्तों जैसे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन का होता है। किसका होता है माय डियर फ्रेंड? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन का। वैसे ही हम लोग उसका ट्रीटमेंट करके चलेंगे। ये देखो लिखा हुआ है। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, बात बहुत जोर से आई गई समझ में, है ना। इज इट क्लियर? यस। अच्छा दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना है यहां पर, अगर आप इन हाउस की जगह खर्चा मतलब अपने बिजनेस के बाहर करोगे, तो जब एक्सपेंडिचर आप बिजनेस के बाहर करते हो तो आपको वो खर्चा अलाउड हो जाता है। आप किसी अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी को, आईआईटी को पैसा दो, तो जितना आप खर्च करोगे भाई उसका 100% आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। बस इतना सा ध्यान रखना कि वो प्रोग्राम अप्रूव्ड होना चाहिए, वो जो इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, तब ये सारी बात है। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च असेट को बेच दिया है, सेल कर दिया है बिफोर यूज इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में काम आने से पहले आप बेच दिए हो, तो जितने में बेचे हो प्लस जितनी डिडक्शन मिली वो, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था उससे ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं भाई, जितना डिडक्शन लिए हो वहां तक बिजनेस इनकम मानी जाएगी। उसके ऊपर बेचोगे तो कैपिटल गेन है, लेकिन जितना पहले आप सेक्शन 35 में डिडक्शन लिए हो ना, वहां तक आपका बिजनेस इनकम ही माना जाता है। उससे ऊपर अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलो इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप यूज करने के बाद बेचोगे बिजनेस में तो वो ब्लॉक का पार्ट बन जाएगी। और जब ब्लॉक का पार्ट बन जाती है कोई असेट, तो मैं आपको बता दूं, जब कोई असेट ब्लॉक का पार्ट बन जाती है, ब्लॉक का, तो फिर तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। जैसे ही असेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी तो उसके ऊपर ब्लॉक वाले रूल अप्लाई हो जाते हैं, ब्लॉक वाले। और ये जो ब्लॉक वाले रूल होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉक वाले रूल होते हैं, इसमें फिर आप जब असेट को बेचते हो तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सब आपका निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस हम 35 एडी में बोलते हैं, सेटिंग अप, ऑपरेटिंग कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये सारे स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं। इसमें पाइपलाइन नेटवर्क आता है, इसमें बिल्डिंग ऑपरेटिंग 2 स्टार होटल या अबव कैटेगरी आता है, इसमें कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल आता है, इसमें स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम आती है, इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आती है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर आता है, इसमें आईसीडी और सीएफएस का जो सेटिंग अप और ऑपरेटिंग का खर्चा है वो आता है, इसके अंदर हनी और बिस वैक्स जो बी कीपिंग है वो आता है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी आता है, इसमें स्लरी जो पाइपलाइन है उसका खर्चा आता है, इसमें सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिजनेस आता है, इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप, मेंटेन, ऑपरेट करते हो वो आता है। ये सारे बिजनेस यहां पर आते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें होता क्या है कि भाई ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं ना, इसमें आप कैपिटल नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर करोगे, जो भी एक्सपेंडिचर आप कैपिटल नेचर का करोगे, वो आपको यहां पर 100% क्या हो जाएगा? अलाउड। 100% यू कैन टेक द डिडक्शन। आप उसकी 100% छूट ले सकते हो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इसके अलावा भाई एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर लैंड है, गुडविल है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 इन अ डे। ये तो खैर हर जगह ही है, 10,000 से ज्यादा एक दिन में एक आदमी को अगर पेमेंट करोगे, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो भाई साहब वो खर्चा डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, राइट। अच्छा सर, एक बात बताओ, हम स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमको 100% डिडक्शन मिलेगी, 100%। सर हमने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही खर्चा कर दिया था, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, वो भी अलाउड हो जाएगा। और मजे की बात देखो, यहां पर 3 साल वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे साइंटिफिक रिसर्च में होता था। यहां पर आपने खर्चा पहले कभी भी किया हो, इट इज अलाउड।
और कौन से ईयर में अलाउड होता है भाई, जिस ईयर में आपका बिजनेस कमेंस होता है। बस एक बात ध्यान रखना कि जब आप 35 AD वाले सेक्शन में छूट लेते हो तो बिजनेस पुराना नहीं होना चाहिए जिसका पहले से स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन हो। और एक बात और बता दूं, इट शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड बिजनेस, है ना। और इसमें अगर आप पुराना मशीन काम लोगे तो 20% ले सकते हो। प्लांट एंड मशीन वुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रीवियसली यूज इफ इट इज यूज आउटसाइड इंडिया। 10AA और चैप्टर 6A में आपने डिडक्शन ना लिया हो, नो डिडक्शन अलावेबल अंडर दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर पहले आप डिडक्शन ले लिए हो किसी दूसरे सेक्शन में तो यहाँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो लॉस होता है एसएससी का, अगर वो आपने सेक्शन 35 AD में क्लेम कर लिया है तो 35 AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होता है ना, वो केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही क्या होता है, सेट ऑफ, बाकी चीजों से सेट ऑफ नहीं होता। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने, एक तो सीए से ऑडिट होना जरूरी है। दूसरी बात, 8 साल का जो पीरियड होता है, असेट शेल बी यूज ओनली फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल तक दोस्तों वो आपके बिजनेस में काम आनी चाहिए, है ना। अगर 8 साल से पहले आप उसको बिजनेस से हटा दोगे तो बहुत बुरी बनेगी। इफ एनी असेट ऑन विच 35 AD हैज बीन क्लेम, अच्छा जैसे ही बेचोगे, बेचना अलग बात है, दूसरे पर्पज में काम लेना अलग बात है। बेचने पर तो क्या होगा, चाहे 8 साल से पहले बेचो या 8 साल के बाद बेचो, जितना सेल प्रोसीड आता है दोस्तों वो बिजनेस इनकम माना जाता है, ऐसा लॉ में मेंशन्ड है। ये बात मैंने आप लोगों को सेक्शन 28 में भी बता दिया था, ये बात आपको मैंने सेक्शन 28 में भी बता दिया था, राइट। ये बात मैं वहां भी आपको बता चुका हूं। इसके अलावा ध्यान रखना भाई, कोई भी असेट यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग 8 ईयर, अगर 8 साल के अंदर भी आप उसको दूसरे पर्पज में काम लोगे तो लॉ कहता है भाई जितनी डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए था उतना तो हटा दो असेट की कॉस्ट में से, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम, ठीक है। 35D पर आ जाओ, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। दोस्तों ये प्रीलिमिनरी खर्चे होते हैं बेसिकली, इनको हम बोलते हैं प्रारंभिक व्यय, ठीक है। इट इज अलाउड ओनली टू इंडियन कंपनी, और इफ इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इफ इट इज अ नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, तो उसका इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। 5 साल तक आपको डिडक्शन मिलता है, 5 ईयर तक। अच्छा, इसमें कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, लाइक अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे एंड लाइक दैट, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहां आप डिडक्शन कितना ले सकते हो ये भी मैं बता दूं, तो यहां पर एक ओवरऑल लिमिट है टैक्स लॉ के अंदर कि अगर आप नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट असेसी हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्वेश्चन वाला देगा, टेंशन मत लेना। इंडियन कंपनी हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को भी लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड को भी लेना, जो दोनों में से हाइयर हो उसको पकड़ना और उसका 5% निकालना, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल लिमिट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का वैसे मतलब क्या होता है, फिक्स असेट्स की एक्चुअल कॉस्ट का टोटल। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है तो फिक्स असेट्स का एक्चुअल कॉस्ट होगा, उसका टोटल कर लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है तो भाई इसमें इशूड शेयर कैपिटल आती है, नॉट पेड अप, ध्यान रखना, इशूड प्लस डिबेंचर और प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, ये सारी चीजें आपको कौन से दिन की लेनी पड़ती है, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर में आपका बिजनेस स्टार्ट होता है या जिस ईयर में आप एक्सटेंशन कंप्लीट करते हो, उस प्रीवियस ईयर का जो लास्ट डे होता है उस दिन का हमें पकड़ना पड़ेगा, जो भी अमाउंट है। अच्छा दोस्तों, यहां ऑडिट होना जरूरी है। अच्छा, आप अगर यहां डिडक्शन ले लोगे तो हम दूसरे सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं लेने देंगे। 35DDA क्या बोलता है, VRS स्कीम। दोस्तों VRS एक स्कीम है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, इसमें कोई भी असेसी छूट ले सकता है। जितना अमाउंट आप पे करोगे ना उसका आपको 1/5 डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय को जितना अमाउंट आप पे करोगे उसका 1/5 मिलेगा। और कौन से ईयर से मिलना शुरू होगा, जिस ईयर में आपने पेमेंट किया है। दोस्तों जिस ईयर में आपने पेमेंट किया है ना उसी ईयर से आपको डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, और यहां डिडक्शन मिलने का मतलब है फिर आप किसी दूसरी जगह पर डिडक्शन नहीं ले पाओगे। सर सेक्शन 36 क्या है, दैट इज कॉल्ड अदर डिडक्शन। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, आप अपने बिजनेस में स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हो, या कोई फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इंश्योरेंस करवाती है, ठीक है, मेंबर्स के जो जानवर होते हैं कैटल्स के लिए, या आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो अपने एम्प्लॉयज़ का,
नॉट पेड इन कैश, ध्यान रखना दोस्तों, नॉट पेड इन कैश। बोनस कमीशन आप अपने एम्प्लॉइज को देते हो, नॉट पेड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, बस ये ध्यान रखना वो प्रॉफिट के प्लेस पर नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लोन वगैरह लिया है तो उसका इंटरेस्ट अलावेबल होता है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट रिलेटेबल टू ए पीरियड आफ्टर असेट इज फर्स्ट पुट टू यूज कैन नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो ये सारी बात आप ध्यान रखोगे। जीरो कूपन बॉन्ड पर डिस्काउंट अलाउड होगा क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट की रेट तो होती नहीं है, तो जो डिस्काउंट अमाउंट होता है वो आपको पीरियड में अलोकेट करना पड़ता है जितने पीरियड के बॉन्ड हैं। इसके अलावा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कोई भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, कोई भी अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, इसमें अगर आप पैसा जमा कराओगे एम्प्लॉइज के लिए तो दैट इज ऑल्सो अलावेबल। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के लिए कंट्रीब्यूट करेगा अंडर पेंशन स्कीम दैट इज ऑल्सो अलावेबल, लेकिन डिडक्शन जो मिलेगी वो सैलरी के 10% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है टू अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई अंडर पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD, डिडक्शन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सैलरी में बेसिक और DAF आता है। इसके बाद अमाउंट रिसीव बाई द असेसी एज एन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज टूवर्ड्स वेलफेयर फंड टू बी अलाउड ओनली इफ अमाउंट इज क्रेडिटेड। अच्छा दोस्तों, एम्प्लॉई से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उसे आपको जमा कराना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उसको ड्यू डेट में जमा करा देते हो तो डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि वो एक बार आपकी इनकम में जुड़ता है। अगर नहीं जमा कराओगे तो वो इनकम में ऐड हो जाएगा ज़बरदस्ती। क्या मतलब है? इसके बाद एनिमल की अगर बिजनेस में डेथ हो जाएगी या कोई एनिमल बिजनेस में काम आ रहा था वो परमानेंटली यूजलेस हो जाएगा, तो दोस्तों उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसका आप डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हो। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्राइस। जो भी एनिमल की एक्चुअल कॉस्ट है और बेसिकली जितने आपको रिकवर हुए हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसका आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। बेड डेप्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा लेकिन वो आपके बिजनेस के लिए होना चाहिए, दैट शुड बी इन रिलेशन टू योर बिजनेस। इसके बाद दोस्तों बेड डेप्ट में मैं आपको ये कह रहा था कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। आपके बिजनेस के अंदर आपने उसको पहले इनकम माना हो, देन इट शुड बी अलाउड एज ए डिडक्शन। जो बिजनेस के अंदर जो डेप्ट वाला बिजनेस होता है वहाँ पर आप बेड डेप्ट का डिडक्शन ले सकते हो। बाकी नॉर्मली अगर आपका पैसा डूब जाता है राइट ऑफ करना ज़रूरी है, अलावेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। अच्छा दोस्तों, बेड डेप्ट का पैसा अगर रिकवर हो जाएगा तो क्या करेंगे? जैसे ही वो रिकवर होगा दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम, लेकिन ध्यान रखना जितना अमाउंट टैक्सेबल हो गया है ऑलरेडी उससे ऊपर का रिकवरी टैक्सेबल होता है। इस बात को मैं कैसे समझाऊंगा? एग्जाम्पल से, जैसे सपोज करो आपका 10,000 का बेड डेप्ट था, अब आपको डिडक्शन ओनली 6,000 का ही मिला, इनकम टैक्स ऑफिसर ने मना कर दिया, इसका मतलब 4,000 आपका ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। अच्छा, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको डिडक्शन 6,000 का ही मिला है और 4,000 पर आपका ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो अगर आपको आने वाले अपकमिंग ईयर में 10,000 मिलते हैं तो ध्यान रखना 10,000 पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज हम 4,000 पर पहले टैक्स दे चुके। तो जब हम 4,000 पर पहले टैक्स दे चुके तो दोस्तों जल्दी से बताओ कितना अमाउंट यहां पर टैक्सेबल होना चाहिए? सो द आंसर इज 6,000 होना चाहिए। अगर 9,000 रिकवर होता है तो भी 4 पे टैक्स लग चुका तो 5 होना चाहिए। अगर हमें 7,000 रिकवर होता है तो माय डियर फ्रेंड ऑलरेडी 4,000 पर टैक्स लग चुका, तो अब 3,000 टैक्सेबल होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर 6,000 रिकवर होता है तो हमें ऑलरेडी डिडक्शन ऑलरेडी हमें 4,000 पे टैक्स देना पड़ा, तो अब हमारे लिए 2,000 रुपया टैक्सेबल होगा। इसके बाद आप लोग यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग बाई अ कंपनी। एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग बाई अ कंपनी, कोई भी कंपनी अगर फैमिली प्लानिंग पर एक्सपेंडिचर करेगी और रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो वो अलाउड हो जाएगा कंपनी की बिजनेस इनकम में से। कैपिटल नेचर का अगर एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का, तो हम उसकी डिडक्शन 1/5 करके ले लेंगे। 1/5 मतलब टोटल जो भी एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है कैपिटल नेचर का, उसका हम 1/5 करके डिडक्शन ले लेंगे, 1/5, मतलब उसकी 5 बार के इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलती है। अच्छा दोस्तों, ये जो डिडक्शन मिलती है ना, दैट इज ओनली अलावेबल टू कंपनीज। ये डिडक्शन केवल कंपनीज को मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती है। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर
कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ अलाउंस इन द सेम एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर आपको पूरा डिडक्शन नहीं मिल पाता है तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप की तरह डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। और सुनो, फैमिली प्लानिंग वाली असेट को अगर बेच दोगे भाई तो उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है जैसे साइंटिफिक रिसर्च असेट को बेचने पर होता है। बिजनेस में एसटीटी का खर्चा अलाउड होगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप शेयर का बिजनेस करते हो, एसटीटी लगा है भाई, तो वो बिजनेस इनकम में से माइनस होगा। ऐसे ही कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का खर्चा भी माइनस होता है, सीडीटी। लेकिन एसटीटी या सीडीटी दोनों ही तब लेस होते हैं भाई जब आपका बिजनेस हो बिजनेस। If you are investing, your income is taxable under capital gain, then the expenditure is not allowable as a deduction. रेजुडरी खर्चे सेक्शन 37 बोलता है भाई, इतने सारे सेक्शन तुमने पढ़े, 30 से लेकर 36 तक तुमने पढ़े, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हम सारे खर्चों का नाम आपको बता दें। हम सारे एक्सपेंडिचर का नाम तो आपको लिख नहीं सकते। तो उन्होंने एक सेक्शन बनाया 37। पता है उन्होंने क्या बोला? जिसका कोई नहीं होता भाई उसका सेक्शन 37 होता है। सर क्या मतलब? जिसका कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है? अरे यहां पर सेक्शन 37 होता है। अगर हम किसी एक्सपेंडिचर को किए हैं बिजनेस में, इफ इट इज कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 32 36, तब तो भाई डिडक्शन वहीं पर ले लो। लेकिन अगर वहां डिडक्शन नहीं ले पाए हो तो 37 में ले लेना। इट शुड बी इनकर्ड बाई द असेसी। बस इतना सा ध्यान रखना कि जो खर्चा होता है वो बेसिकली असेसी के द्वारा किया गया हो इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई द असेसी। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। नॉट पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल खर्चे नहीं होने चाहिए। होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड बाई द असेसी फॉर ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाई लॉ। should not have been incurred by the assessee for offense or prohibited by law। अगर आप कोई ऑफेंस करोगे, अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जो लॉ से प्रोहिबिटेड है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कीमैन पॉलिसी इज अलाउेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर आप कीमैन पॉलिसी पर खर्चा करते हो, यू आर एम्प्लॉयर, तो इट इज ऑल्सो अलाउड। डिपार्टमेंट बोलता है भाई जो डॉक्टर लोग होते हैं ये एक फ्री बीस इनको मिलता है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी जिनको रिश्वत देती है, पैसा देती है, भाई हमारी कंपनी का दवा बेचो, तो क्या वो कंपनी को खर्चा अलाउड होगा? नहीं, बिकॉज वो लॉ में अलावेबल नहीं है। CSR का खर्चा अलावेबल नहीं होता। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी को खर्च करना पड़ता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। 37(2) भी कहता है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई एडवर्टीजमेंट करोगे, आप जो है उनके लिए कोई खर्चा करोगे, तो दैट इज नॉट अलावेबल। सेक्शन 40, अभी तक भाई साहब जितने भी सेक्शन आपने पढ़े हैं ना, वो बिजनेस में खर्चे को अलाउड करने के सेक्शन है। अब आपके सामने खर्चे को डिसअलाउड करने का सेक्शन आ रहा। 40 छोटा वाला ए, स्मॉल ए, क्या बोलता है? अगर आप बिजनेस में कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस पे किए हो भाई, तो दैट शुड बी अलावेबल, है ना, वो आपको अलावेबल होगा। लेकिन अगर आपने उसको इंडिया के बाहर पे किया है, अगर आपने इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को पे किया है, और अगर आप उस पर TDS डिडक्ट नहीं करोगे, तो उस खर्चे की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में डिडक्ट करके जमा करा दोगे, देन इट शुड बी अलाउड एज ए डिडक्शन। इसके बाद एक बात और बता दूं भाई, इन केस असेसी फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स ऑन एनी सम बट इट इज नॉट डीम्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट, सच पेई हैज फर्निश हिज रिटर्न। अगर मान लो आपने TDS नहीं भी काटा, लेकिन सामने वाले को तो टैक्स जमा कराना ही था, तो सामने वाला अगर उसका टैक्स जमा करा देता है, रिटर्न फर्निश कर देता है, तो भाई साहब आपको खर्चे की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें कोई टेंशन वाली या चिंता वाली बात नहीं है, है ना। इतना सा हम लोग यहां पर कर सकते हैं। 40 स्मॉल a 1a, द सेक्शन प्रोवाइड दैट, जैसे आपने ऊपर नॉन रेजिडेंट के लिए पढ़ा, वैसे ही यहां पर एक रेजिडेंट वाली बात आती है कि अगर आप इंडिया में रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको 30% तक का खर्चा अलाउड होता है, ऑन विच टैक्सेस डिडक्टेबल एट सोर्स। ठीक है, 30% तक आपको डिसअलाउ होगा, पूरा नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट में तो 100% डिसअलाउड होता है, लेकिन अगर आप इंडिया में रेजिडेंट को पेमेंट करते हो भाई, तो वहाँ पर भी आपको TDS काटना पड़ता है।
अच्छा दोस्तों, अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो बहुत बुरी बनेगी। क्यों बहुत बुरी क्यों बनेगी? क्योंकि आपका 30% पार्ट वहां पर क्या होता है, डिसअलाउड। अच्छा, टैक्स आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1). दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखो कि जहां नॉन रेजिडेंट के केस में 100% है ना, वही चीज यहां रेजिडेंट के केस में 30% है। ये बात आप ध्यान रखो बस। इसके अलावा आप इंडिया में कोई भी टैक्स पे किए हो, सेस पे किए हो ऑन प्रॉफिट्स, जैसे इनकम टैक्स होता है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। कोई भी अमाउंट है, रॉयल्टी है, लाइसेंस फीस है, जो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को देती है, दैट इज नॉट अलाउेबल। सैलरी का पेमेंट अगर आप इंडिया के बाहर करते हो या इंडिया में नॉन रेजिडेंट को करते हो तो भाई साहब उस पर टीडीएस काटना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर उस पर आपने टीडीएस नहीं काटा ना तो बहुत बुरी बनेगी। द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउेबल एज अ डिडक्शन। दोस्तों अगर आप अपने एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड जमा कराते हो, यू आर एम्प्लॉयर, तो आपको प्रीवियस ईयर में वो पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करोगे देन इट शुड नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट का टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है, नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट्स, उस पर बनने वाला टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो मैं मानता हूं दोस्तों कि इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द एम्प्लॉयर, लेकिन इसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज दोस्तों ये जो टैक्स होता है ना नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट का, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। 40 स्मॉल बी, ये भी खर्चे को डिसअलाउड करने का सेक्शन है, एंड दैट इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। तो जो फर्म होती है भाई, अगर वो नॉन वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन देती है ना तो उसका डिडक्शन फर्म को नहीं मिलता है। और अगर वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जाता है लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो भी नहीं मिलता है। हाँ, वर्किंग पार्टनर को अगर रेमुनरेशन दिया है या पार्टनर को, पार्टनर कोई भी हो, रेमुनरेशन केवल वर्किंग पार्टनर के लिए और इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को दो, अगर वो बात भाई साहब डीड में ऑथोराइज है तो यू कैन टेक द डिडक्शन। ठीक है, इंटरेस्ट 12% से ज्यादा नहीं मिलेगा डिडक्शन फर्म को अगर पार्टनर को दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्किंग पार्टनर को केवल रेमुनरेशन देने पर फर्म को डिडक्शन है, और वो भी भाई साहब एक क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर है। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकलती है? बुक प्रॉफिट पर परसेंटेज निकालना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर यहां पर बुक प्रॉफिट का क्या मतलब है, तो मैं बता दूं भाई, बुक प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट और लॉस को बेस बनाओ। ठीक है, उसमें जो एडजस्टमेंट है वो करने के करो। कोई इंटरेस्ट है अगर वो 12% से ज्यादा दिया है तो उसको डिसअलाउड करो, ऐड करो। रेमुनरेशन एक बार सारा डिसअलाउड कर दो, एक बार वापस ऐड कर दो अगर इफ इट इज ऑलरेडी डेबिटेड। तो वो जो अमाउंट निकल कर आएगा ना दोस्तों, उसे हम लोग यहां पर बुक प्रॉफिट या बुक लॉस बोलेंगे। अच्छा, वो जो हमारा बुक प्रॉफिट या बुक लॉस होता है उसके बेसिस पर दोस्तों हम यहां पर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, है ना। और दोस्तों ये जो लिमिट हमारी निकल कर आती है ना, इस लिमिट से ज्यादा हमको डिडक्शन नहीं मिल सकता। ठीक है, इससे ज्यादा हमको डिडक्शन नहीं मिल सकता। अगर हम इंडिविजुअल पार्टनर है फर्म में और हमको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई पैसा मिल रहा है तो वहां पर डिसअलावेंस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर हम फर्म के अंदर पार्टनर नहीं है लेकिन हमें पार्टनर की हैसियत से कोई पैसा दिया जा रहा है तो भी वहां इस सेक्शन के प्रोविजन, मतलब जहां पर भी पैसा एज ए पार्टनर दिया जाएगा, चाहे पार्टनर को डायरेक्टली दे दो या पार्टनर को आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दे दो, इट शुड बी डिसअलाउड। 40 बड़ा वाला A2 है ना, कैपिटल ए, ये कहता है आप अपने बिजनेस में रिलेटिव्स को या अपने किसी एसोसिएट को अगर पेमेंट करते हो, बिजनेस में कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आप अपने ब्रदर को सैलरी पर रख सकते हो, वाइफ को सैलरी दे सकते हो, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप अपने रिश्तेदारों को पैसा देते हो, मार्केट प्राइस से ज्यादा पेमेंट दिखाते हो, तो जो एक्सेसिव पार्ट होता है, जो अनरीजनेबल पार्ट होता है, उतना पार्ट असेसिंग ऑफिसर यहां पर डिसअलाउड कर देगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ रिलेटिव में कौन कौन आते हैं, तो भाई इंडिविजुअल के रिलेटिव सारे आएंगे इसमें, और एक कंपनी के लिए डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर, ये सब रिलेटिव होते हैं। अच्छा, इनके जो रिश्तेदार हैं ना, इन लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहां पर रिलेटिव माने जाएंगे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, एक बात और बता दूं भाई,
अगर आपका किसी फर्म और कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसका मतलब आप रिलेटिव माने जाओगे। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो देयर इक्विटी शेयर में आपका वोटिंग राइट मिनिमम 20% होना चाहिए, और अगर फर्म वगैरह है तो प्रॉफिट में 20% शेयरिंग होना चाहिए। सेक्शन 40A3 दोस्तों ये कैश पेमेंट का सेक्शन है। इन अ डे टू अ पर्सन, इन अ डे टू अ पर्सन, अगर हम कैश पेमेंट करेंगे नॉट अकाउंट बाई चेक, और एक दिन में 10,000 से ज्यादा अगर हम पेमेंट करेंगे तो वो खर्चा पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, उसकी डिडक्शन हमको नहीं मिलने वाली। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ड्यू बेसिस पर डिडक्शन ले ली है और अगर आप नेक्स्ट ईयर में 10,000 से ज्यादा कैश में पे करते हो इन अ डे टू अ पर्सन, तो उसे दोबारा आपकी इनकम मान लिया जाता है, राइट, उसको इनकम मान लिया जाता है। अच्छा, ये जो 10,000 वाला लिमिट आप पढ़ रहे हो ना, ये बेसिकली 35,000 हो जाता है जब आप पेमेंट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को करते हो। दोस्तों, जब आप पेमेंट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को करते हो, ट्रक वालों को करते हो, तो ये लिमिट 10,000 की जगह 35,000 हो जाती है। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं भाई जहां ये सेक्शन 40A3 नहीं लगेगा? जहां पर हम इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कमीशन एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं फॉर गुड्स रिसीव, वहां नहीं लगेगा। जब हम बैंक को पेमेंट करते हैं, LIC को पेमेंट करते हैं, जब हम गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करते हैं, जब हम जो है बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिशरी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब हम विदाउट एड ऑफ पावर कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पेमेंट होता है। जब हम किसी विलेज और टाउन के अंदर पेमेंट करते हैं विच इज़ नॉट सर्व बाई द बैंक, जब हम पेमेंट किसी एम्प्लॉई को करते हैं या एम्प्लॉई ऑफ द असेसी और हेयर, तो वहाँ पर भी दोस्तों ये सारी बातें लगती है। ग्रेचुटी 47 सेक्शन है, वहाँ अगर आप ग्रेचुटी के लिए प्रोविजन बनाओगे तो डिसअलावेंस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर ग्रेचुटी का फंड अप्रूव्ड है तो आपको डिडक्शन मिलेगी, और अगर वो अप्रूव्ड नहीं है और फिर भी आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यू कैन नॉट टेक द डिडक्शन, है ना। डिडक्शन आपको कब जाकर मिलती है? डिडक्शन आपको एक्चुअली में कब जाकर मिलती है? जब आप उसको एक्चुअली में पे कर देते हो, देन यू कैन टेक द डिडक्शन। सेक्शन 40A9 क्या कहता है? नो डिडक्शन विल बी अलाउड वेयर असेसी पे इन हिज कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉयर एनी सम टूवर्ड सेटिंग अप और फॉर्मेशन, ये कोई काम का नहीं है। सेक्शन 41 कहता है भाई इनको आपको बिजनेस इनकम मानना है। जैसे आपके बिजनेस में कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी, है ना, अब आपका पीछा छूट गया उससे, अब वो सामने वाला मना कर रहा भाई मैं तो तेरे से पैसे नहीं लेता, तो आपका तो बेनिफिट हो गया ना, तो वो बेनिफिट बिजनेस इनकम है। जैसे बैलेंसिंग चार्ज है, जैसे पावर यूनिट होती है ना, वो SLM मेथड लगाती है। अब अगर मान लो वो WDV या बैलेंस अमाउंट से ज्यादा में बेच दे तो इट इज बिजनेस इनकम। हाँ, अगर एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर बेचेगी तो कैपिटल गेन होगा, लेकिन जितना बैलेंस अमाउंट है उससे ऊपर बेचोगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दैट शुड बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम। ठीक है। सेक्शन 43A बोलता है भाई अगर मान लो आप इंडिया के बाहर से कोई एक्सपेंडिचर किए हो, कोई एसेट खरीदे हो और उसका पेमेंट आपको फॉरेन एक्सचेंज में करना है, तो दोस्तों जब जब आप पेमेंट को फॉरेन एक्सचेंज में करोगे तो उसके कारण क्या होगा कि कभी कॉस्ट में आपको एडिशन करना पड़ेगा, कभी आपको डिलीशन करना पड़ेगा, तो ये सारे काम आपको वहां पर करने पड़ते हैं। सेक्शन 43B आपको ये कहता है कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर जिनकी डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलती है। इसमें टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस आती है, इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, इसमें एम्प्लॉयज़ को जो आप बोनस कमीशन पे करते हो वो आता है, इसमें पब्लिक फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं जिनसे आपने लोन वगैरह लिया है उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट आता है, इसमें एम्प्लॉयज़ को जो आप छुट्टियों का पैसा देते हो अर्न लीव का वो आता है, इसमें जो रेलवे असेट होती है उसमें रेलवे, इंडियन रेलवे को जो हम पेमेंट करते हैं वो आता है। तो ये सारी चीज़ें आती है भाई जिसका आप लोग यहाँ पर क्या ले सकते हो? डिडक्शन। इसके अलावा एक बात और बता दूं भाई, अगर आपका बिजनेस है लैंड बिल्डिंग बेचने का और अगर आपने उसको बेचा है लेकिन आपका सेल प्राइस कम है, किससे कम है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के 110% से भी कम है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, उसका 110% निकालना। अगर सेल प्राइस उससे भी कम आ रही है ना आपकी, उससे भी कम आ रही है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसी को सेल प्राइस माना जाना चाहिए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द कंसिडरेशन। अगर स्टैंप वैल्यू ज़्यादा है, आपने कंसिडरेशन का 110% निकाला, अगर उससे ज़्यादा है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, डज नॉट एक्सीड, ठीक है, जब तो हम कंसिडरेशन को ही मान लेंगे। लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 110% करने के बाद भी ज़्यादा आ रही है
तो फिर दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही बेस बनाएंगे। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर दो दो आ जाए क्वेश्चन में, एग्रीमेंट वाले दिन की भी आ जाए और जब फाइनल सेल हुआ तब की भी आ जाए, तो भाई साहब आप एग्रीमेंट वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस बना सकते हो। कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट वाला जो दिन है उससे पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिला हो, वो भी अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट से, चाहे सारा ना मिला हो पार्टी मिला हो, तो हम वो वाली स्टैम्प वैल्यू ले लेंगे। अच्छा दोस्तों, जब जब असेसिंग ऑफिसर को डाउट होता है तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है और फिर वहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर जो है सही प्राइस को डिटरमाइन करता है। सेक्शन 44AA कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं कि जितने भी लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट प्रोफेशन होते हैं, तो भाई साहब ये अपनी बुक्स को रखेंगे ही रखेंगे, प्रेस्क्राइब बुक्स रखेंगे। अगर इनका ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज़्यादा है, 1,50,000 से ग्रॉस रिसिप्ट, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, कब, जो भी आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है ना, उससे पहले वाले तीनों सालों में, नॉट इवन 1, 2, 3, तीनों सालों में अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज़्यादा है तो आपको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बुक्स रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो आपको बुक्स रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बुक्स आपको रखनी पड़ती है। अच्छा, ये सारी बात है। और अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं हो, आप कोई नॉर्मल प्रोफेशन चला रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो देखो क्या प्रोविजन है कि इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो या सेल्स या टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा हो। अच्छा, इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा जो लोग होते हैं उनके लिए अलग प्रोविजन है, वहाँ इनकम का क्राइटेरिया 1,20,000 है और सेल्स का क्राइटेरिया 10 लाख है। अगर इससे ज़्यादा होगी पिछले 3 में से किसी भी एक साल में, जो रेलिवेंट ईयर है उससे पहले वाले 3 में से किसी भी साल में अगर लिमिट क्रॉस होती है दोस्तों, तो आपको बुक्स रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको बुक्स रखने का जरूरत नहीं है। सेक्शन 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की बात करता है। बिजनेस के अंदर ऑडिट करवाना जरूरी है। अगर सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, अगर आपका सेल्स, आपका टर्नओवर, आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस 95% या उससे ज्यादा ऑनलाइन करते हैं, नॉट कैश बेसिस, कैश हो सकता है लेकिन नॉट मोर देन 5%, कम होना चाहिए टोटल टर्नओवर का, तो वहां पर ये जो लिमिट है ना दोस्तों, ये 5 करोड़ कर दी गई है 1 करोड़ की जगह। 5 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 करोड़ से ज़्यादा जाएगा तो ही आपको ऑडिट करवाना है। 44AE सेक्शन क्या बोलता है? इन केस ऑफ एन असेसी कवर्ड अंडर 44AE, अगर आपका ट्रक का अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग बिजनेस है और आपकी 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आप यहाँ पर क्या करो भाई, प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम निकाल लो। प्रिजम्पटिव बेसिस क्या आएगा मैं बताऊंगा। अगर आप उससे कम इनकम दिखाओगे तो यू हैव टू ऑडिटेड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो ये सारी बात आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। प्रोफेशन में क्या होता है भाई, अगर आप कोई प्रोफेशन चलाते हो और आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है ना। ऑडिट करवाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशन में हो, रेजिडेंट असेसी हो, आपका प्रॉफिट जो है अगर कम दिखाया गया है, लोअर देन प्रॉफिट एंड गेन कंप्यूटेड अंडर 44ADA, तो भी आपको ऑडिट करवाना जरूरी है। प्रैक्टिसिंग सीए से ऑडिट होता है, ठीक है। अगर दूसरे लॉ में ऑडिट हो चुका है तो भी इनकम टैक्स में ऑडिट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर का 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट लास्ट सबमिट करने का डेट होता है। अगर ऑडिट नहीं करवाओगे तो पेनल्टी लगता है। 44AD, ADA और AE, ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 44AD में रेजिडेंट, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म आती हैं, ध्यान रखना LLP नहीं आती है। 44ADA के अंदर कोई भी रेजिडेंट बिजनेसमैन आ सकता है। 44AE के अंदर वो लोग आएंगे जिनकी 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं है। अच्छा, 44AD में वो लोग नहीं आएंगे जो 44AA में कवर्ड हैं या कमीशन इनकम अर्न कर रहे हैं, वो लोग नहीं आएंगे। एलिजिबल बिजनेस, यहाँ पर क्या है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली आपका टर्नओवर 1 करोड़ से, आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन जो 44ADA है वहाँ 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ आपको 44AD में 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, लेकिन जो आपका ऑनलाइन वाला है या जिसमें आपका बैंक में पैसा आया है उसको 6% दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आपको ग्रॉस रिसिप्ट का 50% दिखाना पड़ेगा।
44AE में क्या होगा कि अगर आपके पास हैवी व्हीकल्स हैं तो हैवी व्हीकल में क्या होता है, आपको 1000 रुपये पर टन ग्रॉस वेट जो होता है व्हीकल का, उसके हिसाब से इनकम दिखानी पड़ती है। और जहाँ लाइट व्हीकल होता है वहाँ 7500 रुपया महीना दिखाना पड़ता है और पार्ट ऑफ द मंथ। अब ये बड़ा और छोटा गाड़ी कौन सा है ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है। अच्छा, बाकी खर्चे आपको अलाउड नहीं होते हैं एज ए डिडक्शन 30 से लेके 38 तक। केवल प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग जो 44AE है वहाँ आपको, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म ने अगर अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट दिया है तो वो अलावेबल है। असेट्स का WDV ऐसे मानकर निकाला जाता है भाई आपने डिप्रिशिएशन को माइनस किया होगा। इसके अलावा बुक्स आपको रखनी नहीं पड़ती अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम दिखाते हो तो। ये हमारा कंपोजिट बिजनेस है। जैसे हमारा टी, कॉफ़ी, रबड़ बिजनेस होता है जिसमें हम टी, कॉफ़ी, रबड़ का ग्रोइंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज फिक्स किया है कि कितना बिजनेस इनकम माना जाए, कितना एग्रीकल्चर इनकम माना जाए। तो जैसे रबड़ में 35% बिजनेस इनकम और 65% एग्रीकल्चर इनकम मानना है। फिक्स है ये रेशो, मैंने नहीं बनाया है। कॉफ़ी में 2 तरह के रेशो हैं। अगर आप कॉफ़ी की केवल ग्रोइंग और क्योरिंग करते हो तो 25 बिजनेस, 75 एग्रीकल्चर। अगर उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपने क्योर, रोस्टेड ज़्यादा एक्टिविटीज़ करी है, बिजनेस एक्टिविटी, तो 40% बिजनेस इनकम एंड 60% एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन, अगर टी का बिजनेस है तो 40% तो बिजनेस इनकम और 60% आपको एग्रीकल्चर इनकम मानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे पता है कि आपका पूरा रिवीजन यहाँ हुआ होगा। अगर आपको हमारा पूरा क्लास चाहिए या हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, फ्री क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से चेकआउट कर लो। ज़्यादा कोई 1 रुपया पे करना है मुश्किल से। और अमित खांडल क्लासेस ऐप है वो आप डाउनलोड कर लो फ्रॉम द प्ले स्टोर। आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। चैनल पर बने रहना दोस्तों, आगे आने वाले चैप्टर्स के भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बेल आइकन हिट करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। और लाइक शेयर कर दोगे बाकी फ्रेंड्स के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा भी हौसला बुलंद होगा कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।